विपक्ष लगातार कहता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बुद्धि शरीर सब साथ दे रहा है। शायद कई नौजवानों से ज़्यादा ऊर्जावान है वो। उन्होंने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड। मुझे लगता है कि वह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, इन सब के बाद यूएस का टैरिफ वार। देश के हित को ही हमेशा ध्यान में रख के हम किसी के जो है एक तरह से किसी के पिट्ठू नहीं बने। ये भारत कभी बना नहीं है, ना आगे बनेगा। क्या से मुनीर को डिनर पे बुलाया गया। पाकिस्तान से लगातार यूएस कांटेक्ट में है। जरूरी नहीं है कि भारत से मित्रता मतलब पाकिस्तान से शत्रुता हो। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि मीडिया जगत और शिक्षा के जगत में दृष्टि और दिशा दोनों देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हैं केजी सुरेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी। धन्यवाद। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी काफ़ी सारी चीज़ें। पत्रकार, आईआईएमसी के महानिदेशक, विश्वविद्यालय के कुलपति और अब इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक। इनमें से कौन सी भूमिका सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक पत्रकारिता में अगर आपका प्रशिक्षण हो गया तो सभी भूमिकाएं आसान हो जाती है, क्योंकि पत्रकारिता आपको ऐसा एक दृष्टिकोण देता है जिसको आजकल 360 डिग्री व्यू देता है। जीवन के हर आयाम के बारे में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि एक बार अगर आप एक सफल पत्रकार हुए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। हाँ, निश्चित ही उसका एक नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है। तो और पत्रकारिता से शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मेरा कार्य भी रहा, चाहे वो आईआईएमसी का महानिदेशक हो या एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाते हो। हाँ, अभी ज़रूर एक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के नाते ये थोड़ा सा अलग प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ भी जो है मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता में जो चीज़ें सीखी वो बहुत काम आ रही है। पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो पहले जो पत्रकारिता होती थी और जो आज पत्रकारिता है काफ़ी कुछ बदला है। अब फेक न्यूज़, भ्रामक सूचनाएं, इस तरीके की चीज़ें आ गई। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, टेक्नोलॉजी के बदलाव में उसके सिद्धांत नहीं बदले हैं पत्रकारिता के, लेकिन टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण कुछ ऐसे घटनाएं भी हो रही है जो थोड़ा सा चिंताजनक है। खासकर डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेक नैरेटिव, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, इन्फोडेमिक, इन सब के वजह से लोग थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं। छद्म समाचार, डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, आपस में झगड़े कराने का प्रयास हो रहा है। तो देश के भाईचारे के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, और कई लोग ठगे भी जा रहे हैं, खासकर फिनेंशियल लिटरेसी के अभाव में। बहुत सोशल मीडिया के जरिए उनको लुभावने जो है बातें उनसे कही जाती है, जिसमें आकर वो अपना पैसा नुकसान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश में मीडिया साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की भी बहुत आवश्यकता बढ़ गई है। ये तो हो गई मीडिया की बात। अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे और वर्ल्ड न्यूज़ पे। राहुल गांधी, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। क्या लगता है उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे बढ़ रही है या फिर पिछड़ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन हम देश में क्या आख्यान लेकर जा रहे हैं? क्या वह एक सकारात्मक राजनीति है या एक नकारात्मक राजनीति है? देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या हमें संकीर्ण जातिगत मजहबी आधार पर क्या हमको राजनीति करनी चाहिए? इस पर हमें विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें कहाँ लेके जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी आप कोई काम करोगे तो अवश्य इस बात को देखना चाहिए कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, जिनको वो दरिद्र नारायण कहते थे, उनके जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा, क्या उसके हित में है, क्या व्यापक सामाजिक और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए राजनीति किया जा रहा है क्या? तो इसलिए राजनीति में धर्म की आवश्यकता है। धर्म मतलब उसे संकुचित दृष्टि से नहीं, धर्म यानी कि सत्य, न्याय, ये सब को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हमारे देश के राजनेताओं को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विपक्ष लगातार कहता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? नहीं, किस बात के लिए वो सक्रिय हैं एक राजनेता के तौर पर, और उनके जो वो स्वस्थ हैं, उनका बुद्धि शरीर सब साथ दे रहा है। शायद
कई नौजवानों से ज़्यादा ऊर्जावान हैं वो। तो जब तक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है तो उनके अनुभव का, इतने वर्षों तक वो जो है राजनीति में रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुझे लगता है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव का, उनका दृष्टिकोण का, उनकी दूरदृष्टि का राष्ट्र को लाभ मिलते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि, मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार कहा था तो उन्होंने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड। मुझे लगता है कि वह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू है। जेपी नड्डा के बाद आपको क्या लगता है बीजेपी का राष्ट्राध्यक्ष कौन बन सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी होंगे वो ज़रूर विचार और विकास को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति होंगे, जो संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब के बीच में सही तालमेल बिठाएंगे और बीजेपी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। ऐसे एक सशक्त सक्रिय व्यक्ति का ही चयन होगा जिनका संविधान के प्रति, संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति जो निष्ठा है वह बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि जिस पर सभी को विश्वास होगा और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, ऐसा ही व्यक्ति का जो है चयन होगा। अभी इस वक्त एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है टैरिफ का। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इन सब के बाद यूएस का टैरिफ वार, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की जो विदेश नीति हमेशा से प्रायोगिक रही है, प्रैग्मेटिक जिसको कहते हैं। हमने ये सब हाउडी मोदी और सब कुछ के चलते हुए भी हम रूस से तेल लेते रहे, हम ईरान से हम तेल लेते रहे, भले ईरान और रूस के साथ जो है यूएस के कटु रिश्ते रहे, लेकिन हमने व्यापक राष्ट्रहित को ध्यान में दिया। हमारे देश के लोगों को जो है तेल सस्ते में मिले और देश के हित को ही हमेशा ध्यान में रख के हम किसी के जो है एक तरह से किसी के पिट्ठू नहीं बने। ये भारत कभी बना नहीं है, न आगे बनेगा। और जिस तरीके से यूएस के टैरिफ के बाद हम लोगों ने वार्तालाप शुरू किया, चाहे वो चीन हो, रूस हो, ब्रिक्स के अन्य देश हो, तो मुझे लगता है कि हम अपने स्वाभिमान पर, आत्मनिर्भरता पर हम कभी भी जो है समझौता नहीं करेंगे। और देखिए, जब मित्रता होती है तो क्यों नहीं, अच्छी मित्रता होती है। हिंदी चीनी भाई भाई भी तो कभी कहते थे, और उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। लेकिन यहाँ तो हम धोखा नहीं खाए। इन्होंने जो है टैरिफ जैसे ही घोषित किया, हमने वैकल्पिक जो है जो भी कदम उठाने हैं उठाए। तो मुझे लगता है कि देर सवेर यूएस को इस बात को समझ में आ जाएगा कि भारत ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसको रौंदा जा सकता है, जिसको जो है जिस पर दबाव डाला जा सकता है। आपसी मित्रता, बराबरी का रिश्ता जब तक हो तब तक भारत आपका साथ देगा। भारत जैसा दोनों लोकतांत्रिक मुल्क है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा और परिपक्वता के साथ अमेरिकन राजनीतिज्ञों को इस दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने टैरिफ की बात की, विदेश नीति, इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि विदेश नीति में हम कहीं ना कहीं फेल हो गए, क्योंकि आसिम मुनीर को डिनर पे बुलाया गया, पाकिस्तान से लगातार यूएस कॉन्टैक्ट में है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी विदेश नीति के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हम लोग फेल हुए, ऐसा विपक्ष का कहना है। वो लगातार ये चीज़ कहते रहते हैं कि विदेश नीति सही से लागू नहीं हुई। देखिए, मुझे नहीं लगता है। अमेरिका ने मुनीर को बुलाया। अमेरिका और पाकिस्तान का आज का रिश्ता नहीं है। 1971 की लड़ाई में तो अमेरिका ने तो 7th फ्लीट को जो है समंदर में उतार दिया था भारत को रोकने के लिए। तो इसलिए अमेरिका और उनका तो एक सामरिक रिश्ता है और अमेरिका को उनकी ज़रूरत है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि उनका लोकेशन ऐसा है कि ईरान से भी वो निपट सकते हैं, अफ़गानिस्तान पर भी नज़र रख सकते हैं, मध्य एशिया पर भी नज़र रख सकते हैं। तो पाकिस्तान उनकी मजबूरी है, जिसके वजह से उनको कई कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन भारत उनके लिए, चाहे वो मार्केट के दृष्टिकोण से हो या एक लोकतंत्र के दृष्टिकोण से हो, उनको भारत भी आवश्यक है। अब अमेरिका को तय करना है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। ज़रूरी नहीं है कि भारत से मित्रता मतलब पाकिस्तान से शत्रुता हो। हम भी अपने व्यापक हितों को देखते हैं। हमने अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती की, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया, लेकिन भारत रूस रिश्ते में कभी कोई समझौता नहीं किया। हमने फ़िलिस्तीनियों का साथ भी दिया, लेकिन इजराइल के साथ प्रायोगिक संबंध भी रखे।
तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो है कोई विफलता हुई है। ये तो क्या युद्ध होना अगर विफलता है तो 3 युद्ध जो है भाजपा सरकार के आने से पहले हुए, तो वो क्या विफलता का प्रतीक है क्या? मुझे नहीं लगता है कि कभी कभी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हो जाता है तो उसको विफलता नहीं माना जाता। वो शायद हम जिम्मेदार नहीं हैं जितना कि दूसरा देश जिम्मेदार है। उन्होंने जो पहलगाम पर किया उस वजह से प्रतिक्रिया हुई, तो पूरा विश्व का भी एक दायित्व बनता है कि आतंकवाद पर जो है वो अंकुश लगाएं। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है, विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मांग के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी कई बार अपशब्द कह दिए जाते हैं। तो क्या ये राजनीति जो है, इसका लेवल जो है धीरे धीरे क्या ये गिर रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेषकर पिछले 3 दशक से तो मैं खुद चैनलों में बैठता हूँ और इसी विषय पर चर्चा होती है कि हर चुनाव में भाषा की मर्यादा को राजनेता भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मतभेद होना जायज़ है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और कम से कम इस हद तक नहीं कि एक दूसरे को गाली गलौज दें। ये शोभा नहीं देता। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है। एक स्वस्थ संवाद का परंपरा होना चाहिए। गाली गलौज, अमर्यादित भाषा, मैं समझता हूँ कि इससे परहेज रखना चाहिए। इससे हमारी परिपक्वता दिखाती है, नेताओं की भी, हमारी राजनीति की भी। मुझे लगता है कि सबको जो है इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सुन रही है, देख रही है, उन पर इसका क्या प्रभाव होगा। क्या हम नहीं चाहते कि राजनीति में अच्छे लोग आए? अगर अच्छे लोग आएंगे तो वो क्या इस भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? या इस भाषा को देखकर जो अच्छे लोग हैं वो इससे जो है दूर हो जाएंगे? हम तो चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इसमें सक्रिय भागीदारी लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है अच्छे भाषा का प्रयोग करें, अच्छे नीतियों को अपनाएं। और देखिए, हमने देखा, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर प्रतिनिधिमंडल में अटल जी को ले जाना हो, या इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है चाहे शशि थरूर जी और सुप्रिया सूले जी और अन्य विपक्ष के नेताओं को विदेश में भेजना हो, तो एक संवाद हमेशा हमारे राजनीतिक रिश्तों में रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उसमें खटास नहीं होना चाहिए। मतभेद की बहुत गुंजाइश है, इसीलिए संसद भी बना हुआ है, उसमें तर्क भी होना चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, लेकिन भाषा का गरिमा को, उसके मर्यादा को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपने अभी अभी युवा पीढ़ी की बात की। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से युवा आपको देख रहे हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। उनको आप एक सलाह जो देना चाहेंगे जाने से पहले? बिल्कुल, कितना भी अंधेरा हो, आपको इस बात को के बारे में आश्वस्त होना चाहिए कि सुबह ज़रूर होगी। इसलिए नकारात्मक नहीं होना है, सकारात्मक होना है। कई विषय को लेकर समाज में, देश में कई विषयों को लेकर हमारी चिंता हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ भी हो, हमें सकारात्मक रहना है। ये अवसाद, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, इन सब से हमको बचना चाहिए। हमको ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों से हमको बचना चाहिए। हमको एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, एक विकसित भारत का निर्माण करना है। तो उस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना है, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। हम सबको जो है समर्पित होकर काम करना है। तो इसलिए सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो ये थे हमारे साथ केजी कुछ सुरेश जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, ट्रम्प के टैरिफ से लेकर युवाओं को सलाह तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरें, इंटरव्यू, इंटरेक्शंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।